आज की क्लास में हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ना है। एक का नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है लेंज लॉ। तो सबसे पहले फैराडे की लॉ को आज हम पढ़ेंगे। राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स on the basis of his experiment gave two laws. Faraday on the basis of his experiments gave two laws. पहला, Faraday's first law of electromagnetic induction. Faraday's first law of electromagnetic induction. Faraday's first law of electromagnetic induction. लिखिए, Faraday's first law of electromagnetic induction is the qualitative law. Faraday's first law of electromagnetic induction is the qualitative law which defines electromagnetic induction. Which defines electromagnetic induction. Full stop. It states that whenever magnetic flux linked with a closed container changes, whenever magnetic flux linked with the closed conductor or coil changes, magnetic flux through a closed conductor or coil changes, coil changes, an induced EMF is developed in the circuit. Which in turn produces induced current. Which in turn produces induced current. ये क्वालिटेटिव लॉ है। क्वालिटेटिव मतलब ओनली डेफिनेशन पार्ट। क्वालिटेटिव लॉ है विच डिफाइंस द EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर और कुछ उन्होंने नहीं बताया, और ये किसके आधार पर? अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने ये सारा कुछ हमें बताया। नेक्स्ट, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेडिंग डालिए, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ electromagnetic induction. This law gives the quantitative idea. This law gives the quantitative idea or the magnitude of induced EMF. Magnitude of induced EMF. It states that the magnitude of induced EMF is directly proportional to magnitude of induced EMF is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द change in magnetic flux, rate of change of magnetic flux directly proportional to the rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux linked with the conductor या coil, linked with the conductor or coil, with the conductor or coil, right? Induced EMF is directly proportional to d phi by dt. Induced EMF is directly proportional to d phi by dt. तो अभी के बाद से मैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को एप्सिलॉन से यूज कर रहा हूं। आज मैंने आपको भेजा भी था ABCD इन दैट टर्म्स, भेजे हैं ना? आज देखें कि नहीं वीडियो? आज भेजे हैं। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt, दैट इज EMF और नेगेटिव साइन भी है। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d phi by dt, और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में बदलिएगा, सम कांस्टेंट k आएगा d phi by dt के बराबर। सम कांस्टेंट k आएगा d phi by dt के बराबर, जहाँ पर ये k क्या है? 1 अगर आप लेते हैं, k इज इक्वल टू 1, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है माइनस d phi by dt। और इसको आप अपने डब्बे में बंद कर लीजिए, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अब ये फॉर सिंगल टर्न है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये सेम फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस n d phi by dt, और n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये फॉर्मूला है। और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप n phi2 माइनस phi1 बाई T2 माइनस T1 के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इसके फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगा। पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक नेगेटिव साइन कैसे पुट कर दिए। ये मन में डाउट आ रहा होगा कि ये नेगेटिव साइन सर कैसे आ गया, ये तो पता नहीं चला कि सर ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया। ये जो आप एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन है, ये इनके द्वारा दिया गया नहीं था। ये किसके द्वारा दिया गया था? लेंज के द्वारा दिया गया था। बाद में लेंज ने बताया कि क्यों नेगेटिव साइन वहां पर होगा। फॉर्मूला वाइज उन्होंने यही फॉर्मूला दिया, पर इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस वो बता नहीं पाए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस किसने दिया? लेंज ने दिया। डन। और एक और बात, इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप लिख रहे हैं माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन डी फाई की जगह पर बी ए कॉस थीटा लिख सकते बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन बी ए डी ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। और इसको एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा? डी कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? माइनस साइन। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? माइनस एन बी ए क्या आएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये भी इसका एक वन ऑफ दी फॉर्मूला है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बाद में चल के इसका हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ आएगा ये वाला।
पर ये ऐसा लिख सकते हैं। डन। अभी इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि अपना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट। तो लिखिए द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड लूप और अ सर्किट, an induced EMF in a closed loop or a circuit, closed loop or a circuit can be produced by changing either the induced EMF in a closed loop or a circuit can be produced by changing either, अब उसने क्या क्या बोला, एक तो कह रहा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आप उसके मैग्नीट्यूड को बड़ा कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स घटाइएगा उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। बी चेंज करिएगा माने मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करके देगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा छोटा करिएगा तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड, क्यों क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा छोटा होगा तो क्या होगा, मान लीजिए अभी ये यही मान लीजिए अभी आपका ये है, अब इसके क्रॉस जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं मान लीजिए अभी 4 कर रहे हैं, आपने उसके बाद क्या किया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब यहां से क्या होने लगे, ज्यादा जाने लगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या जाने लग गए, ज्यादा जाने लग गए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हुआ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो एरिया भी चेंज करिएगा तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ओरिएंटेशन थीटा एंगल चेंज होगा तो भी, तो तीनों बात लिख लीजिए। पहला एरिया ए ऑफ द क्लोज्ड लूप और सर्किट चेंजेस विद टाइम, एरिया ए of the closed loop or circuit changes with time, area A of the closed loop or circuit changes with time. Number 2, magnetic field B changes with time or orientation theta of the loop, magnetic field B changes with time and orientation theta of the loop changes with time, changes with time। तो ये तीन बातें अगर आप चेंज करिएगा तो आपका, और मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस माने ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा करने के लिए, मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एन रिस्पॉन्सिबल है। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइएगा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटाइएगा मैग्नीट्यूड घटेगा, और उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, बी के ऊपर, ए के ऊपर और ओरिएंटेशन के ऊपर। डन। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए लेंज लॉ, हेडिंग डालिए LENZ, LENZ लेंज लॉ, लेंज लॉ। आप लोग ऐसा नहीं कि लेंज का नाम नहीं सुने हुए हैं, आपने क्लास 10th में लेंज का नाम सुना हुआ है, आपको अब ध्यान नहीं होगा वो अलग की बात है, पर लेंज का नाम आप सुने थे। आपने क्या सुना था लेंज लॉ में, बस वो मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने सुना था कि कहीं अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो उसको हम लोग कौन सा पोल कहते हैं, साउथ पोल, और कहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी पोल। देखिए हिंदी में बेचारा बता रहा है, कौन सा पोल कहते हैं उसको, उत्तरी पोल कहते हैं, उसको उत्तरी पोल कहते हैं। डन। तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, दक्षिण पोल और उत्तर पोल। वेरी गुड। तो ये लेंज ने आपने बात बताया था। अब लेंज ने 10th क्लास में तो ये सब बता दिया था आपको, पर अभी लेंज ये नहीं बता रहे हैं। अभी लेंज आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला अभी आपने देखा फैराडे के द्वारा दिया हुआ, जहां पे आपने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव ऑफ एन डी फाई बाई डी टी के बराबर। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन हियर, और ये देने वाले जो साइंटिस्ट थे इसका इंप्लीकेशन यानी इसका सिग्निफिकेंस, उनका नाम था लेंज। पूरा नाम है हेनरिच लेंज, हेनरिच फ्रेडरिच लेंज। तो स्पेलिंग लिख लीजिए HEINRICH
RICH, हेनरिच फ्रेडरिच, RICH, और लेंज, ये इनका पूरा नाम था और इन्होंने ही ये नेगेटिव साइन का इम्प्लीकेशन बताया। राइट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या बोला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द क्लोज्ड सर्किट और द कॉइल, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF in a closed circuit or a coil is such that in a closed circuit or a coil is such that it opposes the cause which produces it, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसी को क्या करता है, अपोज करता है। जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद किया, जो उसको बनाया आप उसी के साथ क्या कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, डे टू डे लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है कि जो आपको कोई चीज सिखाता है आप उसी को वो चीज पढ़ाने लग जाते हैं। कई बार, बहुत बार ऐसे जीवन में समय आता है कि कोई आपका भला किया आप उसी का लेने लग गए। नहीं, आपका लोग भला किया आप उसको भाला करने लग गए। तो कई बार ऐसे होता है। ये भी वैसा ही है, ये उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर रहा था, ये उसको क्या करने लग गया, अपोज करने लग गया। और उसी अपोजिशन के लिए यहां पे क्या साइन आया, नेगेटिव साइन आया। तो दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज द ऑपोजिशन, दिस नेगेटिव साइन लिख लीजिए उसके, दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज the opposition offered by the coil to the cause which produces it, जो उस कॉज को प्रोड्यूस किया है वो उसी को क्या करता है, अपोज करने लगता है। वो उसी को क्या करता है, अपोज करने लगता है। जो उस कॉज को उत्पन्न किया उसी को वो क्या करेगा, अपोज करने लग जाएगा। डन। अब हम लोग इसको सीखते हैं। क्या सीखना है, तो वापस से वही सारे डायग्राम जो हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में देखा था। अब ये आपका क्या था, एक गैल्वेनोमीटर था, इसके बगल में आपने एक बार मैग्नेट रखा था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। आप इसके पास ला रहे थे, वेलोसिटी कुछ थी, तो ये लॉजिक तो क्लियर हो गया था कि पास लाने पर क्या हो रहा है, तो भाई चेंज हो रहा है। चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड EMF आया जो कि N/dt के बराबर है और उसकी वजह से यहां पर एक करंट फ्लो करेगा। अब हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का करंट फ्लो करेगा, वो पता करने के लिए कि डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है। अभी तक तो हम लोग वहां पर ये लिख दिए थे ना कि लेट इट इज ऑन राइट साइड और लेट इट इज ऑन लेफ्ट साइड, पर एग्जैक्टली हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किस साइड पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका ये मैग्नेट है, यह पास आ रहा है। पास आएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो यहां से क्रॉस हो रहे थे, अब उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो ये जो जिसने इसको प्रोड्यूस किया है वो इसको क्या करेगा, अब अपोज करेगा। अपोज करने के लिए इसकी पोलैरिटी अब क्या हो जानी चाहिए, तब नहीं इसको अपोज करेगा। तो जब आप इसको पास ला रहे हैं, ये चाहेगा कि मैं इसे धक्का देके क्या कर दूं, पीछे कर दूं। धक्का देके इसको पीछे करने के लिए इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल। अगर इसकी पोलैरिटी नॉर्थ पोल है, यानी अगर उस तरफ से, यानी इस तरफ से आप लूप को देख रहे हैं, तो लूप में करंट किस दिशा में जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमता हुआ अगर आएगा तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो उसके करस्पॉन्डिंगली आपको पता चल जाएगा। डन। अब इसी का दूसरा भाई क्या था, आप इसको कहां लेकर जा रहे थे, उधर लेकर जा रहे थे। तो लगे हाथ तो इसी को मैं इसके बगल में एक और बना देता हूं।
हाँ वो भी कर सकते हैं नहीं, और इसको कर दिया कॉपी, और कॉपी करके उठा के ले आया इधर। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इसको क्या कर दीजिए, अब आप इसको दूर ले जाइए। अब आप क्या किए, इसको दूर ले गए। दूर ले गए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जब डिक्रीज कर रहे होंगे, ये कह रहा है अरे तो जा रहा है, इसको अपोज करो। अपोज करो मतलब इसको खींचो। खींचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा पोल हो जाना पड़ेगा, ये नॉर्थ पोल है, अगर इसको खींचना चाहता है तो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। अगर ये साउथ पोल हुआ तो अब यहां पर करंट कैसा फ्लो करने लग गया, क्लॉकवाइज। यहां पर जब आप खड़े हैं तो करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में इधर डिफ्लेक्शन था तो क्लॉकवाइज में किधर डिफ्लेक्शन होगा, क्लॉकवाइज में इसके अपोजिट। ये किसने बताया डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, लेंज ने बताया। दिस डायरेक्शन वॉज गिवन बाई लेंज। तो ये दो केसेस आप अपनी कॉपी में बना लिए। एंड हाउ यू हैव डिसाइडेड कि वो रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, ये प्योरली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये प्योरली डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंज के ऊपर। और अगर साउथ पोल है तो वो क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ करंट निकल के आ गया। कोई दिक्कत है तो पूछिए। सारे केसेस जितने भी आपने बनाए हैं आप उस सब में ये निकाल सकते हैं, और आप देखिएगा कि वो सही है कि गलत है। जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वही उसको क्या करता है, अपोज करता है। बना लीजिए ये दोनों। कोई डाउट है तो पूछिए, एक आध केस में दूं बनाने के लिए। अरे वो तो क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे 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 घूम के आ रहा होगा, तो सर्किट में ये तो लैब की चीज है ना। मैं अगर कह रहा हूं कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो जिधर डिफ्लेक्शन हुआ है उसके उल्टा यहां पर होगा। अब हम लोग को ये पता चल गया कि क्लॉक या एंटी क्लॉक। एक्चुअल में सोलोनॉइड अगर आपके पास होता, मान लीजिए कोई रस्सी जैसी चीज है, हाँ ये तार है, मान लीजिए ये तार है। अब देखिए ये इसको हमने ऐसे कर दिया, डन। अब यहां पर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो करा आपके लिए, इस तार में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करते हुए आई, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करते हुए, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो इधर से ही ना क्लॉकवाइज फ्लो करता जाएगा, तो इधर से जा रहा होगा, तो एक बार इधर से जाएगा और एक बार इधर से जाएगा। अगर इधर से गया तो जिधर डिफ्लेक्शन होगा उसके उल्टा गैल्वेनोमीटर में दिख जाएगा आपको। तो लैब में करने वाली चीज है, हम लोग बस एक बता रहे हैं कि इसकी वजह से अब आपको यह पता चलेगा कि एक में नॉर्थ है तो दूसरे में साउथ है। तो अगर एक में एक्स तरफ हो रहा है तो दूसरे में वाई तरफ होगा। एक्चुअली किधर डिफ्लेक्शन ही तो गैल्वेनोमीटर में देखना पड़ेगा जाके, पर आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अगर मैं एग्जैक्टली यहां पे देखूं कि यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो ये सब तार है इसको मैं हटा दूं तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। यहां से मान लीजिए करंट जा रहा है, ये किधर गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है तो ये ऐसे ऐसे उल्टा 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 उल्टा, यानी करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू, तब ना ऐसा उल्टा गया होगा। तो अगर ऐसे से ऐसे गया है यानी करंट का डायरेक्शन ऐसा रहा होगा, तो उल्टा गया तो इधर आया। ठीक है, अब इधर आइए, यहां पर आइए, इसको भी देख लेते हैं। अब इसको देखिएगा तो यहां पे करंट का डायरेक्शन इज क्लॉक, क्लॉक मतलब ऐसे, तो यानी करंट इधर से बहा होगा तब ना क्लॉक 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 क्लॉक, तो ऐसे करंट आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा। तो अगर इधर से इधर जा रहा है तो इधर मुड़ा है, तो उधर से इधर आया है तो इधर मुड़ जाएगा। तो सीधा बात है, इसमें तो कुछ और दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हाँ, अब ये दिखेगा कैसे, तो ये तो वहां पता करना पड़ेगा कि वैसे दिख रहा है कि अगर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड जाएगा। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो करंट उधर जाएगा, ये दिख जाएगा। हेडिंग आ गया, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये और लिखवाना पड़ेगा ये कि व्हेन दी पोल इज कमिंग नजदीक, नहीं लिखा नहीं, हाँ ठीक, पता चला बोले ये भी लिखवा दीजिए। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आखिर कोई एनर्जी तो किसी एनर्जी में यहां पर भी बदल रही होगी ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट
the law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another. Can be changed from one form to another. कह रहे हैं एनर्जी को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. डन. अब आपने लिया कंसिडर, राइट, कंसिडर अ गैल्वेनोमीटर, कंसिडर a solenoid connected to a galvanometer. Consider a solenoid connected to a galvanometer and a bar magnet is moved towards the solenoid with velocity v. With velocity v. With velocity v towards it. With velocity towards it. Due to which the magnetic flux through the coils of the solenoid, due to which the magnetic flux through the coils of the solenoid increases, and hence induced EMF is produced in the coil, and hence induced EMF is produced in the coil. Due to this induced EMF produced in the coil, due to this induced EMF in the coil, current flows through the galvanometer. Due to this induced EMF in the coil, current flows through the galvanometer and it shows deflection. डन. अब ये तो हो गई बात, लेकिन हम लोग को तो ये करना है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में बदल रही है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए. अभी ये क्या कर रहे हैं, आप एक बार मैग्नेट को ऐसे आगे की ओर लेकर आ रहे हैं. अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहां पे कौन सा पोलैरिटी डेवलप हो गया, नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल पैदा हुआ और ये तरफ भी क्या था, नॉर्थ पोल था. यानी इस बार मैग्नेट को आप जबरदस्ती इसके पास ला रहे होंगे. अगर जबरदस्ती लाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा. योर मैकेनिकल वर्क, जो आप इसको जबरदस्ती इसके पास लेकर आ रहे हैं, योर मैकेनिकल वर्क विल एक्चुअली कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि आप इसको जबरदस्ती जब लेके आ रहे हैं, क्यों, अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन. अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन जब आप इसको साथ ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो आपको एक मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा. अपने आप आ जाता तब तो नहीं करना पड़ता, पर जबरदस्ती ला रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा. और अगर आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो सम फॉर्म ऑफ एनर्जी has to be converted into some other form of energy. Here the mechanical energy get converted into electrical energy. इसी बात को लिखना है, राइट. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये फोटो बना लिया, इसको बनाइए, उसके नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, the polarity of the coil due to induced current, the polarity of the coil due to induced current is such a way that induced current is such a way that it opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it is such a way that it opposes the cause which produces it. Therefore, the polarity developed is north pole.
देयरफॉर द पोलैरिटी डेवलप्ड इज नॉर्थ पोल। यहां पर इसको अपोज करने के लिए यहां कौन सा पोलैरिटी डेवलप हुआ है? नॉर्थ पोल। डन। नॉर्थ पोल आर लाइक पोल्स एंड दे विल रिपेल ईच अदर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ गए ना? द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल रिपेल ईच अदर, बट to move the magnet towards the coil, mechanical work has to be done to move the magnet towards the coil. Mechanical work has to be done to overcome the force of repulsion between north pole of magnet and north pole of the coil. Between the north pole of the magnet and north pole of the coil. Full stop. This mechanical work only gets converted to electrical energy. This mechanical energy only gets converted to electrical energy, and one form of energy gets converted into another. This is in accordance with the law of conservation of energy. One form of energy, this mechanical work done is converted into electrical energy. जो भी बोला था, तो मन से बोला था। Therefore, this law is in accordance with the conservation of energy. हाँ, वो एक बात वहां बोले थे, as one energy is getting converted into another energy, therefore this law is in accordance with the law of conservation of energy. समझ में आ गया? एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि भाई आप ये जस्टिफाई कीजिए कि क्या कौन सी एनर्जी बदल रही। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ज्यादातर बच्चा क्या समझता है, इसका आंसर क्या देता है जानते हैं? ज्यादातर बच्चा इसका क्या आंसर देता है? विच एनर्जी टू विच एनर्जी? वो लिखता है मैग्नेटिक एनर्जी टू, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज विच एनर्जी? इट इज मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑब्जेक्टिव में बहुत बच्चा यहां गलत कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई तो मैग्नेटिक एनर्जी ही चेंज हो रही है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। डन। हेडिंग डालिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल भी आपको पढ़ाया था। लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया था, याद है? मदर फादर चाइल्ड। वहां पे आप क्या पता करते हैं? आपको करंट का पूरा ज्ञान होता है, आप फील्ड का ज्ञान होता है, आप क्या निकालते हैं? मोशन निकालते हैं। आपको याद होगा फोर्स निकालने के लिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड यूज किया था। राइट हैंड इज ऑलवेज यूज टू फाइंड द इंड्यूस करंट। राइट हैंड किसके काम आता है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। दिस टाइम व्हाट वी नो? We know the motion part, we know the field part. आप सिर्फ क्या नहीं जानते हैं? करंट। क्यों? मोशन तो आप दे रहे हैं, ये मोशन आप दिए ना जी भाई, दिस तो मोशन आप दिए हैं, मोशन आपको पता है, फील्ड आपको पता है। द थर्ड कंपोनेंट दैट इज इंड्यूस करंट, ये यहां से पता चलता है। हेडिंग डालिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, the direction of induced EMF or current, लिखिए, the direction of induced EMF or current in a conductor moving in magnetic field, in a conductor moving in a magnetic field is determined by Fleming's right hand rule. In a conductor moving in a magnetic field is determined by Fleming's right hand rule. Full stop. If the right hand is stretched in such a way that, if the right hand is stretched in such a way that the first finger
the central finger and the thumb stretched in such a way that the first finger, the central finger and the thumb are mutually perpendicular to each other in such a way that all three are mutually perpendicular to each other, full stop. The first finger points in the direction of magnetic field. The first finger points in the direction of magnetic field. Each other, then in such a way that they are mutually perpendicular. ये लिख लिए, full stop. The first finger is directed in the direction of magnetic field. The first finger is directed in the direction of magnetic field, while the thumb is in the direction of thrust or motion. The thumb is in the direction of thrust and motion, thrust or motion. Then magnetic field, and thumb is in the direction of thrust or motion. Then the direction of induced EMF, then the direction of induced EMF or induced current is given by the central finger. The direction of induced EMF or induced current is given by the middle finger. कह रहा है कि जब आप इन तीनों फिंगर को राइट हैंड के, याद रहे एग्जाम में जब कभी भी फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट रूल लगाना हो, पहले पेन कॉपी सब छोड़ दीजिए, इत्मीनान से सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आपको मोशन चाहिए कि आपको करंट चाहिए। अगर करंट चाहिए तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, मोशन चाहिए तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर चूंकि हमें इंड्यूस्ड करंट चाहिए, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको फिंगर्स को कैसे करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि आपस में म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सच दैट यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, मदर फादर चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड, मोशन फील्ड करंट, मदर फादर चाइल्ड, मोशन फील्ड करंट। मोशन आपको इस बार पता रहता है, फील्ड ऑलरेडी यू नो, द ओनली थिंग विच इज अननोन इज दैट इज इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आपको किससे मिलता है, इंडेक्स फिंगर से मिलता है। यहां पर करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, लेफ्ट हैंड में आपको मोशन पता चलता है, राइट हैंड में मोशन पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, इंड्यूस करंट आपको मिलता है। यहां पे मदर पता करते हैं, यहां पे चाइल्ड पता करते हैं, किसी भी कीमत पे आप फादर का आता पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऑलवेज हम लोग को क्या रहता है, पता ही रहता है, क्योंकि वही एक कॉमन फैक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को मोशन और मोशन को इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इस हिसाब से आपका जो तीनों कॉन्सेप्ट आज हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब इसके ऊपर कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो आपने ये फोटो बना लिए, बना लीजिएगा, पीडीएफ भेज देंगे आपको, आप बना लीजिएगा इसको भी। चलिए अब वो लोग देख के बनाएगा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आज क्या ही फॉर्मूला पढ़े, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -n d∅dt। तो या तो फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे तो डिफरेंशिएट करवाने का सवाल दे सकता है, या फिर -n इसको आप ∅2 - ∅1 बाई t2 - t1, आपको दो टाइम पर अलग अलग फंक्शन ना देकर कुछ वैल्यू दे दे, या वैल्यू कैलकुलेट करवा ले। भाई आप फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा। अब आपसे हो सकता है कि कह दे एक बार थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री था और फिर बाद में थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो ये चेंज हुआ तो फाई चेंज हो गया, फाई चेंज हो गया तो ये भी एक करा सकता है आपसे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड या एरिया चेंज करा सकता है। कुछ भी करके जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर ही आपसे क्या कराएगा, वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मिटा दूं, लिखिए पहला सवाल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द
magnitude of induced EMF, find the magnitude of induced EMF in a coil of 200 turns, in a coil of 200 turns having cross sectional area 0.2 meter, having cross sectional area 0.2 meter square, having cross sectional area 0.2 meter square, when a magnetic field perpendicular to the plane of coil, when a magnetic field perpendicular to the plane of coil changes from 0.1 Weber per meter square, changes from 0.1 Weber per meter square to 0.5 Weber per meter square, 0.1 Weber per meter square to 0.5 meter per 0.5 Weber per meter square to 0.1 Weber per meter square to 0.5 Weber per meter square over a period of 0.05 seconds, over a period of 0.05 seconds. If the resistance of the coil is 160 ohm, if the resistance of the coil is 160 ohm, also find the induced current. induced current, आपको इंड्यूस करंट भी क्या करना है, निकालना है। तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लीजिएगा, उसको आर से डिवाइड करिएगा, क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। आपको क्या क्या दे दिया, आपको एन दे दिया, ए दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड तक दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, वो भी क्या, एरिया पर यूनिट एरिया दिया है ना, मीटर स्क्वायर के टर्म्स में। ओ -2 है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, -2 होगा, है ना। बस सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, अब माइनस नहीं लगाइएगा, एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी यानी एम फाई टू माइनस फाई वन बाई टी टू माइनस टी वन, डायरेक्टली डेल्टा टी आपको दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। एन का वैल्यू आप जानते हैं, पर फाई टू निकालना होगा, फाई टू आपको नहीं पता, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ये निकालना होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया है, इनिशियल फाइनल दिया है 0.5 इंटू एरिया, एरिया दिया है ना 0.2, इसको मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा फलाना वेवर में आ गया, वेवर में आ गया मतलब फाई निकल गया, और फाई वन दैट इज ऑल्सो, ये बाद वाला है इसलिए इसको B2 कर रहा हूं, इसको B1 कर रहा हूं, इंटू ए, ये बाद इनिशियल है 0.1 इंटू 0.2, इसको सॉल्व कीजिएगा, फलाना वेवर आ जाएगा। ये दोनों वेवर कितना आ रहा है बताइए, एक आएगा 0.02 और एक आएगा 0.10, तो फाई टू कितना आ रहा है 0.10 और ये आएगा 0.02। फाई वन और फाई टू एक बार आ गया, ये दोनों पता चल गया, डेल्टा टी पता था, एन पता है, निकाल लेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन 200 दिया हुआ था, फाई टू मेरे ख्याल से आप निकाले हैं 0.1 माइनस 0.02 होल डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ था 0.05। ये अगर आप सॉल्व कर लिए, इसको आप सॉल्व कर लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 320 वोल्ट। क्यों, 200 इंटू 0.08 होल डिवाइडेड बाई 0.05। तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये एक बार में 200 कितना बार में जाएगा, 40 दूना 80, और यही ना, सही बोला गलत बोल दिया, 100 जाता है 25 बार में, 40 बार में, हाँ 40 बार में जाएगा, हाँ 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 40 बार में जाता है, 2 बार 80 जाएगा ना, 5 के पहाड़ा में नहीं, 20 बार में, हाँ पक्का। तो ये कितना हो गया 320 वोल्ट, माइनस क्यों, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ना, और करंट इज इक्वल, और माइनस साइन तो ऐसे भी नहीं दिखना क्योंकि वो तो डायरेक्शन दिखाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इंड्यूस करंट क्या होता है, ई बाई आर, ये कितना दिया 320 डिवाइडेड बाई आर कितना दिया था 16,
करंट कितना आ गया 20, 160 तो फिर 2 एम्पेयर आ गया। तो आंसर कितना है 2 एम्पेयर है, करेक्ट हो गया, डन। इस तरह का दिया रहेगा तो कर लेंगे। अगला लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप, क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड through a circular loop magnetic field through a circular loop of wire 12 centimeter in radius and 8.5 ohm resistance in radius and 8.5 ohm resistance changes with time as shown, कैसे चेंज करता है? तो ऐसे चेंज करेगा, ग्राफ है एक, बना लीजिए। ये ऐसा एक ग्राफ है जहाँ पर ये वैल्यू आपको कुछ दिया हुआ है, ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है और ये कुछ वैल्यू है। इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला व सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, टाइम इन सेकेंड, और ये जो वैल्यूज़ थी वो ऐसी है, ये 1 है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 1 टेस्ला, ये 2 सेकेंड्स और ये 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, ऐसा टाइम दिया हुआ है। डन। कैलकुलेट द इंड्यूस करंट इन द लूप, calculate the induced current in the loop, calculate the induced current in the loop, calculate the induced current in the loop। सॉल्व कीजिए। हाँ निकल गया। देन तो बी यूनिफॉर्म कहाँ है? बी तो नॉन यूनिफॉर्म है। 0 से 2 सेकंड में चेंज हो रहा है, फिर 2 से 4 सेकंड बी कांस्टेंट है और फिर 4 से 6 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स तो 2 ही बार हुआ ना जी, 2 to 4 सेकंड में तो खत्म हो जाएगा। तो आपको ये पूरा सवाल को 3 पार्ट में सॉल्व करना होगा। पहला φ1, फिर φ2, फिर φ3, फिर यहाँ का चेंज इन फ्लक्स, तो 0 से लेकर यहाँ तक एक डिफरेंस ऑफ फ्लक्स निकालिए, यहाँ तो कांस्टेंट रहेगा और फिर वहाँ पर डिफरेंस इन फ्लक्स निकालिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और फिर वो निकालने के बाद तो फिर 2 इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और 2 इंड्यूस्ड करंट आएगा, क्योंकि इस रेंज में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स है और यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स है। जहाँ पे चेंज इन फ्लक्स है, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, और जब कभी भी टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है। फ्लक्स चेंज कर रहा है मतलब आप वहां पे चेंजिंग फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया निकालिए, फाइंड द एरिया। रेडियस दिया है, आप एरिया निकालिएगा। रेडियस दिया है ना आपको, रेडियस दिया है तो एरिया निकल जाएगा। आर मेरे ख्याल से 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻²⁻² सेंटीमीटर। मीटर दिया है सेंटीमीटर? हाँ अब मीटर में हो गया, हाँ अब मीटर में हो गया। और एरिया होता है, ये सर्कुलर लूप है, πr², ए इज इक्वल टू पाई 3.14 इंटू 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 4 कहाँ गया 452.16 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। डन।
अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है कितने से कितना, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, फ्रॉम 0 to 1, यानी B का वैल्यू आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड में द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो आप एक लाइन लिखिए वहां पे, राइट। द मैग्नेटिक फील्ड कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, यस गड़बड़ तो कर दिए, इसको डिलीट कर देते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 0 to 1 टेस्ला इन 0 to 2 सेकेंड्स। क्लियर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ही निकालना है हम लोगों को, नंबर ऑफ टर्न सिंगल है सिर्फ डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी मतलब डी बी ए बाई डी टी, एरिया कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, एरिया तो पता ही है, और डी बी बाई डी टी तो पता चल गया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ऊपर आ गया 1 minus 0 by 2, that is a by 2, a by 2 मतलब 440 कुछ भी था उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितना आ रहा है 2.26 इंटू 10⁻²। तो पहला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरवल दैट इज 2.26 इंटू 10⁻²2 की 4, क्यों 2.2 कर दिया ना, तब हो जाएगा पॉइंट कर दिया ना, पहले था 452 और 226 220 तो 10⁻², इतना वोल्ट, और अगर विद साइन बोलेगा तो ये हो जाएगा -2.26 इंटू 10⁻² वोल्ट। तो ये तो फर्स्ट वाला ईएमएफ है, मतलब और दी साइकिल व्हाट 0 से लेकर, और यहां पे इंड्यूस करंट, आपको तो इंड्यूस करंट पूछा है, तो I1 कितना हो गया, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ आया है 2.26 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया है 8.5, इसको आप किससे डिवाइड दे दीजिए 8.5 से, तो मेरे ख्याल से I1 भी निकल के आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ I1 इज -2.7, चूंकि नेगेटिव साइन अगर है विथ साइन डालेंगे तो माइनस, और नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 2.27 मिली एम्पेयर, ये आपका फर्स्ट पार्ट का करंट आया, दिस इज द करंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। लेकिन हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो तो फर्स्ट पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में है, पर सेकेंड पार्ट का ईएमएफ और करंट दोनों 0 होगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 to 4 देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट तो, और एरिया तो आप चेंज कर नहीं रहे, तो ये सब कांस्टेंट हो गया। तो अब वापस से हम लोग को किसके बारे में लिखना चाहिए, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम, थर्ड पार्ट में द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम, कहां से कहां, चेंजेस फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम 1 to 0 टेस्ला इन अगेन 4 to 6 सेकेंड्स, 4 to 6 सेकेंड्स, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो अभी भी उतना ही है, तो सेकेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, n तो लेना नहीं है, डी बी बाई डी टी, एरिया सॉरी डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी बी ए बाई डी टी, और ए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया डी बी बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू, एरिया तो वैसे ही रख दिया, डी बी के जगह पे क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे 0 - 1 होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 6 - 4, तो ये आ जाएगा -½ ए इंटू -½ और अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो भी वो नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि एक -½ आ गया है, तो ये भी आ जाएगा -2.26 इंटू 10⁻² वोल्ट। और जब आप इसको विथ साइन लिखेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा +2.26 इंटू 10⁻² वोल्ट। यहां पे प्लस आ रहा है, प्लस आने का क्या मतलब है कि जो भी वोल्टेज पहले प्रोड्यूस हुआ था एग्जैक्टली उसका अपोजिट वोल्ट पैदा होगा, और जब आप इसके आधार पर
इसका इंड्यूस करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल टू होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई R प्लस 2.26 इंटू 10⁻⁻² होल डिवाइडेड बाई 8.5। आंसर तो अभी भी आएगा प्लस 2.7 एम्पेयर मिली एम्पेयर 2.7 नो पक्का 2.27 तो ये कितना हो गया 2.27 मिली एम्पेयर। लेकिन अगर विथ साइन पुट करते तो आंसर आता माइनस 2.27 मिली एम्पेयर। वहां पे अगर पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर डन। तो हम लोग विथ साइन ही पुट किए ना, मैग्नीट्यूड के साथ डाल गलती कर दी सॉरी भाई, हम कह रहे क्यों आंसर मैच नहीं कर रहा। यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका ना एक ग्राफ भी बोला है बना के दिखाने के लिए। किसके किसके बीच में? टाइम वर्सेस करंट का पूरा क्वेश्चन है। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अभी करवा रहा हूं। टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ पूछा है। तो करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इनिशियली करंट वॉज नेगेटिव विथ माइनस वैल्यू, फिर यहां से यहां करंट 0 और फिर लास्ट में करंट ऐसा आया। ये वैल्यू क्या होगी प्लस 2.27 मिली एम्पेयर और ये माइनस 2.27 मिली एम्पेयर। दिस इज 0 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड एंड दिस इज 6 सेकेंड। क्वेश्चन में उसने बोला था ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में? प्लॉट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और कब पूछा है सवाल? 2017 में पूछा हुआ है, सीबीएसई का सवाल है 2017 में। ठीक है, तो ये हो गया एक एंगल चेंज वाला। बस एक एंगल चेंज वाला कर लेंगे ना। वो एंगल चेंज वाला जो बताया कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा, तो ∅1 ∅2 कैलकुलेट करिएगा, चेंज इन फ्लक्स बाई चेंज इन टाइम पीरियड n से मल्टीप्लाई करिएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा। वो कर लेंगे ना। एक जगह थीटा दे दिया 30 डिग्री, एक जगह थीटा दे 60 डिग्री, तो ∅1 जब निकालिएगा तो लिखिएगा BA cos 30 और दूसरा बार लिखिएगा ∅2 जब BA cos 60। जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दीजिएगा, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, उसको टाइम से डिवाइड करके n से मल्टीप्लाई करिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। मैग्नीट्यूड माइनस साइन लगा दीजिएगा, उसका विथ वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एमएमएफ एक टॉपिक, पावर 2 टॉपिक, एडी करंट 3, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन 4 और जनरेटर 5। छोटा छोटा और सब छोटा छोटा टॉपिक है। जनरेटर एक क्लास लगता है जनरेटर पढ़ने में, सेल्फ इंडक्शन एक क्लास, म्यूचुअल इंडक्शन एक क्लास, एडी करंट और बाकी छोटा टॉपिक एक क्लास। 4 क्लास से 5 क्लास और लगेगा और आपका ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। होप कि जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच क्लास अटेंड करने के लिए। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।